अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो गेस्ट है मेरे पॉडकास्ट में, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही यंग एज में सोशल एक्टिविस्ट बनी और कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सर्व किया। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लेने से पहले चलते हैं रहमीन जैदी की तरफ। रहमीन जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड। सबसे पहले फाइनली वी डूइंग दिस पॉडकास्ट जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग था, तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स भी हैं माशाल्लाह। तो मैं ये चाहूँगी कि हम आज के पॉडकास्ट का जो आगाज़ है वो करें कि रहमीन जो हैं वो कौन है और रहमीन क्यों इतनी ज़्यादा हमारी यूथ में पॉपुलर हैं, और आपने जिस फील्ड का आगाज़ किया तो किस तरह से किया, मैं चाहूँगी कि आप इसको मुझे बताएं। राइट, सो बेसिकली तवील थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो हम इसको एक जर्नी के साथ ही लेकर चलते हैं। श्योर। सो जर्नी स्टार्ट हुई थी आई गेस बैक इन 2014। सो उस टाइम पर बस एक प्रोग्राम था जो कि यूएस फंडेड प्रोग्राम था, इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि लोकली वो 2 years के लिए यहीं पे रन करते हैं। सो जैसे एक नॉर्मल बच्चों की लाइफ होती है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन चले गए या मदरसा चले गए, इस तरह की ही यूजुअली लाइफ है व्हाट वी सी। तो एक प्रोग्राम आए होने का 3 to 5 क्लासेस होती हैं, देन यू हैव टू मैनेज विद योर स्कूल, विद योर मदरसा और इधर योर ट्यूशन, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है। तो बस वो सब कुछ स्टार्ट हुआ, चीजें चली, उसका मैं पार्ट बनी। और उससे पहले मेरा ये हाल होता था कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछ ले तो आई एम अनेबल टू आंसर। यानी ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि अगर स्क्रीन के सामने कोई बैठा है तो शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंस होगा। सो इट वाज लिटरली नॉट लाइक दैट। मींस इतनी ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन हो जाती थी कि अगर कोई टीचर कुछ पूछ ले तो इट्स लाइक मुझे रहने दे, मैं बात स्टेज फेसिंग या पब्लिक स्पीकिंग का शुरू से यही वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसा ही है। इनफैक्ट एक रियल टाइम बात बताऊं तो ऐसा भी हुआ था कि प्रेजेंटेशन जैसे ऑफ कोर्स यू गिव इन योर स्कूल लाइफ, आप 9th 10th में आ जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन पे बात हो रही थी, प्रेजेंटेशन देनी है, कौन लीड करेगा, एंड आई एम द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन। फिर भी बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी की और इत्तेफाक है कि जब गई क्लास के सामने ना, वाज लाइक हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई वाज सो मच इनटू ऑल दैट कि मैं लोगों को कैसे बात करूंगी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्या देना है, या उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे कैसे आऊंगी। तो यानी कि काफी कुछ चीजें थी जो ऐसी चलती रही। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गो टू इस्लामाबाद, और वो एक लीडरशिप प्रोग्राम था। सो उस हवाले से मैं इस चीज पे जोर देना चाहूंगी कि जब उस प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी आई, और डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया। लेकिन जब बारी आई मेरे जाने की, सो माय फादर वाज लाइक, कौन भेज रहे तुम इस्लामाबाद? बिकॉज आई वाज अंडर 18 एट दैट टाइम, एंड द क्वेश्चन वाज कि यू नो हाउ मच सोसाइटी इज लाइक, सोसाइटल स्टीरियोटाइप जो हमारे क्रिएट हुआ है कि एक लड़की और वो ऑल अलोन ट्रैवल करना और फिर चीजें करना। डेफिनेटली तो वो वाला मार्जिन था। बट मैं कहना चाहूंगी कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट जो है अपने घर से ही स्टार्ट होती है। सो माय मदर वाज द वन टेकिंग स्टेप फॉर मी एट दैट मोमेंट, एंड शी वाज लाइक कि नहीं, ये जाएगी, ये क्यों नहीं जाएगी, शी विल गो। और ये कि मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट बना के जब मैं बाहर निकली, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर आता है व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू गो अब्रॉड और यू गो डोमेस्टिक भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वहां से वो चीज़ स्टार्ट हुई। और उसके बाद वो प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए। और उसके बाद एक मेजर चीज़ होती है जो हम देखते हैं कि लोगों को होता है कि वो बहुत कुछ अचीव तो कर लेते हैं अपनी यंग एज में, पर वो भूल जाते हैं, विच इज पेइंग बैक टू द कम्युनिटी। सो वो एक चीज़ थी जो मेरे पल्ले बहुत शुरू से आ गई थी कि ओके, दिस इज वन थिंग दैट आई हैव टू टेक इट विद मी, दैट आई हैव टू सर्व बैक टू माई कम्युनिटी। तो उसके हवाले से फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की लीडिंग फ्यूचर के नाम से, जिसमें हमने स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के ऊपर काम किया। सो थोड़ा सा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो वैसे तो हम ओवरऑल SDGs पे ही काम कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन एम ये था कि जो सोसाइटी की नीड है हम उसके ऊपर काम करें। और सोसाइटी की नीड यूजुअली ऐसा होता है कि वो कुछ तो होती है जो जनरेटेड होती है, पर कुछ होती है कि आपको वक्त के साथ पता चलती है। तो हमने सबसे पहला बड़ा मजा आया, हम व्हेन आई स्टार्टेड वी वर ओनली 4 गर्ल्स, अगेन वुमेन एम्पावरमेंट वाला फैक्टर था यहाँ पे। हम 4 लड़कियां थी, हमने शुरू किया। और जाहिर उस टाइम पे कोई फंडिंग्स और चीजें तो होती नहीं थी, तो हम अपनी पॉकेट मनी में से कुछ ना कुछ % रखते रहते थे कि महीने के एंड में जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी उसमें वी विल सी टू इट कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फंड रेज भी नहीं होता था, बाय सेल्फ एग्जैक्टली, बिल्कुल बाय सेल्फ। पढ़ भी रहे थे क्योंकि स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, तो जॉब भी नहीं, तो एक खुद से कोशिश करते थे जो भी कर सकें। तो फिर हमने देखा कि बहुत सारी एजुकेशन सेक्टर में जब हमने काम किया तो हम एक चीज देखी कि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह
वगैरह में कहीं ना कहीं है एजुकेशन, बिल्कुल है, लेकिन ग्रूमिंग में एक लैकिंग आ जाती है। तो फिर हमने एक सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव अ ग्रूमिंग प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें रखी गर्ल्स के लिए, कि हमने लीडरशिप क्वालिटीज पे बात की, कॉन्फिडेंस पे, 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस पे, काफी चीजें हमने इंक्लूड की। अब वहां पर एक जो सिनेरियो क्रिएट है वो ये हुआ कि जब मैं सेशन कंडक्ट कर रही थी एंड आई वाज लाइक, आप में से कौन क्या बनना चाहता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, मेरे ख्याल से हर कोई करता भी है, और बहुत डिफरेंट आंसर मिलते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे जो जवाब वहां पे मिला, इट वाज मोर ऑफन लाइक कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सो मैं बड़ी हैरान थी। नाउ आई नो कि बिकमिंग अ डॉक्टर इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस, बट द पॉइंट वाज कि एट दैट मोमेंट आई वाज स्टैंडिंग इन द 10th ग्रेड और वो एक आर्ट्स का सेक्शन था। तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि यू नो कि अगर आपको डॉक्टर बनना था तो आपको मेडिकल लेनी थी, साइंस लेना था 9th में, अब तो आप 10th में। एंड शी इज लाइक, साइंस लेना था, नथिंग। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि ओके, देयर इज अ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग एज वेल। तो वहां से फिर एक नीड जनरेट हुई एंड आई वाज लाइक, आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड आई वाज लाइक कि वी रियली नीड टू हैव समथिंग ऑन दैट, जो कि फिर हमने अर्ली स्टार्ट किया कि 7th ग्रेड या 8th ग्रेड की लड़कियां, जो कि डिसाइड करने से पहले हो, क्योंकि हमारे नहीं पता होता। एक चीज तो ये कि हमारी अपनी जनरेशन है, उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सुबह अगर डॉक्टर बनना है तो रात को उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना है। हाँ, बिल्कुल। सो वो वेरी करता रहता है। यस, इंटरेस्ट नहीं होते किसी एक चीज पे, वो ट्रेंड्स के साथ उनको होता है। उसका मेरे ख्याल से रीजन भी शायद कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक तो उनको राह नहीं मिल रही होती कि हमें कहाँ चलना है, क्या चाहिए, और अगर उनको ये पता होता है कि हमें क्या चाहिए तो कहीं ना कहीं वो फैमिली का इतना जोर होता है कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा अगर मुझे ये बनना है तो कैसे बनना है, क्योंकि हमारी तो दो ही चीजें होती है ना, इधर यू बिकम अ डॉक्टर, इधर यू बिकम अ इंजीनियर, अदरवाइज यू हैव नो लाइफ अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं है, जबकि देखा जाए तो हर प्रोफेशन अपनी जगह एक बहुत अहम जो है वो मकाम रखता है। और इसी हवाले से जो है वो फिर मुझे मौका भी मिला कि मैं पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क की जो है वो एक्सचेंज एम्बेसडर बनी और वहां पर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। अब ये बात मैं इसलिए रिलेट करना चाहूंगी कि हमारी जनरेशन बोलती है कि हमें क्या करना है, या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं है करने को या कुछ नहीं रखा। एंड आई वुड से इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सोचोगे इसको मैनेज कैसे करना है। एग्जैक्टली, लाइक डेली आप सोचोगे कि किससे मैंने अपोलोजाइज करना है और कौन से इवेंट में मैंने जाना है। एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट इज द की, कि फिर आप किस तरीके से सबको टाइम दे दें और आप हर जगह जाएं। तो जैसे कि मैं पुआन की बात करी तो वी आर हाईली थैंकफुल, क्योंकि मैं खुद भी अलमनाई रही हूँ यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम्स की। सो दे आर डूइंग वंडर्स। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए जो कि यंग एज यानी हाई स्कूल से स्टार्ट होती हैं, देन इट गोज विद लाइक द PhDs लेवल या फेलोशिप प्रोग्राम्स। बट आई एम श्योर कि लोगों को अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। बिल्कुल। और मेरा मेजर काम यही था कि अगर मैंने कुछ अचीव किया, यानी मैं कहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। वो बिल्कुल कर सकता है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, चीजें होती हैं। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। करंटली भी येस प्रोग्राम की एप्लीकेशंस ओपन है, वो जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगी। उसकी डेडलाइन भी एक्सटेंड हो गई है। तो येस प्रोग्राम जो है वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए होता है, जिसमें वो 1 ईयर के लिए आपको यूएस भेजते हैं। एंड डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का मीन्स है कि ये कोई स्कैम नहीं है। स्पेसिफिकली जो यूएस एम्बेसी के फंडेड प्रोग्राम्स है, मैं सिर्फ उसकी बात करना चाहूंगी। तो उन प्रोग्राम से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आजकल तो हर किसी का एम है कि वो बाहर चला जाए, ऐसे ही है, बाहर जाए, बाहर की डिग्री हो, चाहे वो पढ़ने जाए, चाहे वो जॉब के लिए जाए, बट दे वांट टू गो आउट। तो क्या ही बुरा है कि अगर आपको फ्री में भेजा जा रहा हो विद एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू शो योर बैंक बैलेंस। आपसे यही बात पूछना चाहूंगी कि देखिए एक तो जो एक ट्रस्ट है ना कम्युनिटी का, तो वो चंद लोगों की वजह से ये ट्रस्ट बिल्कुल बर्स्ट हो चुका है। और लोग अब किसी भी चीज को अवेल करने से पहले सोचते हैं कि ये हमारे साथ कहीं इसमें स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं ले लेंगे। तो मैं जरूर ये चाहूंगी कि जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या किस तरह से हमारी जो जनरेशन है वो इसको अवेल कर सकती है, तो वो भी मुझे जरूर बताएं कि किस तरह से गाइड करेंगे। देखिए स्कैम वगैरह का यूजुअली जो बेसिक चीज होती है वो होती है कि दे डिमांड मनी। ठीक है। तो अगर यूएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का तो मैं क्लियर बता दूं, अगर किसी भी पॉइंट पे वो आपसे किसी भी किस्म के चार्जेस मांग रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, दैट मींस ये रियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व व्हेन इट्स स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप होना अलग बात है, दैट्स अंडरस्टूड कि 50 है 50 नहीं है, बट अगेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेन इनका देख रही होती है सब कुछ, वो USEFP है,
तो उनकी जितनी वेबसाइट पर चीज़ें आती हैं वो डेफिनेटली सारी ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं, और आप उसके थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको आइडिया भी हो जाता है। सब मैं बोलूँगी आजकल की जो ये हमारी जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा टेक फ्रेंडली है कि आजकल का बच्चा हमें निकाल के बता दे कि इज इट जेन्युइन और नॉट। I know. तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि सिर्फ राइट पाथ की नीड होती है कि आपने रिसर्च करनी किस चीज में और आपने जाना किस चीज में या आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा रहीमीन, माशाल्लाह इतना एक रिच जर्नी इसको मैं कहूँगी कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया, और आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों ने जब ये सुना होगा कि आपने जब कहा कि एक स्टेज फेसिंग या लोगों के सामने बोलना वो थोड़ी सी हेजिटेशन थी, एंड नाउ माशाल्लाह आप जो है वो इतने सारी जो है वो यंग लोगों को लेके चल भी रहे हो, काम भी कर रहे हो। तो मुझे बताओ, इसमें एक तो वो स्ट्रगल थी जो आपने अपनी डेवलपमेंट में की ना, कि मतलब आपको जब एक बूस्ट मिला व्हेन यू मदर सेड कि नहीं यू कैन डू और व्हाई नॉट यू विल डू इट, तो आप मुझे ये बताओ कि उसके अलावा की स्ट्रगल्स क्या रही, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी जर्नी आसान नहीं होती। आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं और आपको फिर को कहते हैं ना कि कुछ मिथ भी आती हैं इसके अंदर कि भाई आप एक लड़की हो और आप बाहर काम कर रही हो और बाहर जा रही हो और माशाल्लाह जिस तरह से आप लीड कर रहे हो, उसके क्या क्या चैलेंजेस थे, ताकि जो लोग करंटली इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते ऐसे, तो फिर हो सकता है कि वो आपके इस बात से थोड़ा सा मतलब कूप अप कर सके, निकल सके। तो मैं चाहूँगी उन पे बात की जाए। राइट तो देखिए, मिथ की जो आपने सबसे पहले बात की है ना, वो जो मैंने फेस किया था व्हेन मेरे पास चांस आया कि मैं इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वर लाइक के बिकॉज आई एम अ हिजाबी, तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप कहूँ या इसको मिथ बोलूँ लोगों के दरमियान था कि यूएस तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लड़कियों को नहीं देता। यानी ईदर स्टीरियोटाइप कुड बी ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ हिजाबी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इन्वॉल्व थी, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। रीज़न बीइंग के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला एंड आई सर्व्ड एज अ डायरेक्टर एट द यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। सो तकरीबन भी उसके अंदर जो है वो मेरी 80+ कंट्रीज थी जिनको मैं लीड कर रही थी, और जो मेरा मेन डोमेन था वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का था। तो वहाँ पर मुझे याद है कि इस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग रमजान चल रहा था। तो क्योंकि मैं हिजाब करती थी तो एवरीवन न्यू, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि शी इज अ मुस्लिम। सो इतने रिस्पेक्टफुल, आई मीन ये जो एक खामाखाई का हमारा क्रिएट किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल, इनफैक्ट दे वर लाइक कि आर यू फास्टिंग, यू नीड एनीथिंग एडिशनल, आपको ब्रेक्स चाहिए। हालांकि यू नो कि इन प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस योर रिलीजन, योर कास्ट डजंट मैटर्स एट ऑल। इफ यू आर एट द कॉन्फ्रेंस यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम and each and everything has to be go with the schedule. पर ये चीज़ इन्वॉल्व हुई and they were very respectful towards me कि नहीं आपको कुछ चाहिए, कुछ चीज़ें हैं। फिर लोगों को वीज़ा इशूज़ में बहुत बातें हुई कि नहीं, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने ये भी सुना कि आपको विदाउट हिजाब पिक्चर देनी होती है, वरना आपका पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो वीज़ा नहीं देते। हाँ, जबकि अगेन दिस इज अ मिथ, नथिंग लाइक दैट। बस उनका ये होता है कि आपके बिल्कुल जो फेस है वो क्लियर नजर आ रहा है, आपके आईब्रोज बिल्कुल क्लियर हो, सो आप बिल्कुल पहन सकते हैं स्कार्फ, मेकिंग श्योर कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल मतलब फेस फीचर्स जो हैं वो फेस आईडी जिसे कहते हैं, आइडेंटिटी की वजह से, वो भी जाहिर है ऑफ कोर्स एक रीजन है। वो ड्यूरिंग ट्रैवल भी आपको मतलब काउंटर्स पे भी आपको ये जो है वो फेस आईडी करानी होती है। गुड, तो ये चीज थी। और आपने जो चैलेंजेस सेकंड पार्ट में बात की उसको मैं मेंशन करना चाहूँ, तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ कि पहले वो सोसाइटी की तरफ से रहता था और वही खानदान वाले के यू नो एक लड़की है और बाहर भेज दिया और सर्कमस्टेंसेस के खुद जिम्मेदार हैं ये चीजें एंड ऑल। बट अगेन, और ये वो चीज है जो मेरे ख्याल से हर कोई फेस कर रहा है, वो बोले या नहीं बोले, बट अंदर ही अंदर ईदर इट्स अ जॉइंट फैमिली, ईदर इट्स योर क्लोज रिलेटिव्स, ईदर इट्स योर नेबरहुड भी कितना टॉक्सिक हो सकता है। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स कि वो जो सीसीटीवी कैमरास उनके होते हैं ना आंखों के, कब आ रही है, कब जा रही है आपकी बेटी, किसके साथ, इतना लेट हो गया। एग्जैक्टली अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर की परवाह है लोगों को कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि I'm highly thankful to my parents कि they trusted me and not the society। और मेरे ख्याल से ये वो उनका मेरे ऊपर कर्ज है जो चुकाने के लिए मैं हर मुमकिन लगी रहती हूँ कि नहीं, अगर उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया तो now I have to give them back what they expect from me। और यही चीज होती है कि फिर आप एक मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए, चीजों के लिए, और फिर वो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, वो आपके फेस पे आके आपको कहते भी हैं वाओ यू डूइंग गुड, वाओ डूइंग गुड। तो फायजा बहुत नॉर्मल है, लोग फिर आते हैं ये मेरी बेटी है, बेटा इसको भी समझा दो कि कैसे करना है, आपने कहाँ
से अप्लाई किया था, बेटा तुम अब जा रही हो ना, मेरी बेटी को साथ लेके जाना. आई हैव सीन दैट केसेस. मैं वही वाली बात है कि वंस यू ग्रो एंड वंस यू बिकम सक्सेसफुल, वो सारे लोग जो आपके बैक पर आकर बोल रहे होते हैं वो फिर आपके आगे पीछे घूमते हैं. और एक बिटर रियलिटी है. मैं कहती हूँ कि व्हाई नॉट टू हैव अ सपोर्टिव सोसाइटी, कि भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले स्टेप पे अगर आप कर दें. क्योंकि देखो रमीन, ये भी चीजें ना बेयर करने की किसी में स्टैमिना होता है. क्योंकि अगर आप अच्छा करना भी चाह रहे हो और अगर ये वाली सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं है, फैमिली कह के नहीं, लोग ये बातें कर रहे हैं, लोग वो बातें कर रहे हैं, अच्छा फिर एक क्या होता है कि दूसरे सिबलिंग्स का क्या होगा. ट्रू. मतलब आप मतलब वो कहते हैं बस बिगड़ गई बच्ची. नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एंड बीइंग अ एल्डर डॉटर इट कम्स अप विद अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी कि भाई तुम मिसाल बनोगी आगे छोटे बहन भाइयों के लिए. तो खैर काफी सारी चीजें इस तरह की यानी रही, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि एज फार एज यू हैव अ विल टू डू, और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर आपकी सिंसियरिटी भी मैटर करती है. अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, तो फिर वो आपके पास भी एक अमानत है कि आप उसको फिर अपने करियर के हिसाब से लेके चले. आप अपनी नॉलेज स्टिक टू द पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए आपको बाहर निकाला गया है. अगर आप इधर उधर आपका ध्यान हुआ बिल्कुल वो तो फिर ये कि आप बैड इमेज क्रिएट कर रही हैं और इट कैन यू नो टर्न इनटू अ नाइटमेयर फॉर योर फैमिली और समवन. तो बस इन चीजों का है कि बीइंग अ फीमेल यस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दोस थिंग्स. एक चैलेंज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो हमने एनजीओ के हवाले से देखा. तो जब हमने काम स्टार्ट किया तो मेरा इनिशियल प्लान ये रहता था कि जब भी कोई चीज की जाए इट शुड बी सस्टेनेबल. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और छोड़ दिया. अच्छा वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ बिल्कुल, तो मतलब वो खत्म, आपके साथ ही खत्म. इट शुड बी समथिंग कि लोगों को एक्चुअली फायदा हो उस चीज में. अब जैसे डोनेशंस हैं, चीजें हैं, बिल्कुल आई अप्रिशिएट दैट, वो भी एक पार्ट है. लेकिन अगर उसकी जगह आप किसी को कोई स्किल सिखा दें, कोई उनको रोजी रोटी का इंतजाम कर दें पर मिनट, स्किल्स हो जाएंगी, लाइफ टाइम हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो हमने फिर एक प्रोजेक्ट ऐसा भी करवाया था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि जिसके अंदर फिर हमने जो है वो ये रन करना शुरू किया कि हमने ऐसे एरियाज को टारगेट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा नीड है, और स्पेशली जहाँ पे वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू लीव देयर होम. तो फिर हम उनको क्या करके दे सकते हैं. देन वी कम अप विद एन आइडिया. फिर हमने कुछ ब्यूटिशियन के उनको कोर्सेज कराए जो उसमें इंटरेस्टेड थे, जो सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्टेड थी, हमने उनको वो कराई. अच्छा जबरदस्त. तो रमीन आप लोगों ने जो ये कितना अच्छा स्टेप लिया कि उन लोगों को कोर्सेज कराए, मतलब वो उनको स्किल्स दिए, तो उसके बाद से आप लोगों ने क्या एक चेंज देखा? इससे चेंज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो आया वो ये कॉन्सेप्ट था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो होता है ना कि सिर्फ मर्द कमा सकते हैं वाला फैक्टर है. एंड देखिए कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें इसके बिटवीन हुई, लोगों ने जॉब्स खो दी, 10 चीज़ें. लेकिन जो कोर्सेज और चीज़ें हमने करवाई, हमने सोचा सच एज ब्यूटिशियन, ये तो सारा साल चलने वाली चीज़ है, सिलाई कढ़ाई है, ऑफकोर्स ईद आती है, 10 चीज़ इज इन्वॉल्व, आपके कपड़ों का भी काम होता है. तो मुझे जो चेंज दिखा वो ये था कि फीमेल जो है ना वो बहुत आगे आई, और वो जिस तरीके से ब्रेड अर्नर्स बनी अपनी फैमिली के लिए, तो मेरे ख्याल से वो मिसाल उनके खानदान में उनके लिए बन गई कि अब उनकी बेटी, क्योंकि ऐसा हुआ कि जिनको हमने कोर्सेज कराए थे लेटर ऑन वी गॉट टू नो, उन्होंने बोला मैंने अपनी बच्ची को भी काम सिखा दिया, अब मेरी बच्ची भी मेरे साथ ये काम कर रही होती है. मतलब घर से सपोर्ट मिली और एक चेन बन गई. अब ये सोचे कि आप एक से एक में अगर वो टैलेंट ट्रांसफर होता रहे तो कितना बड़ा दीनी लिहाज से भी वो सदका जारिया बन गया आपके लिए. बिल्कुल जबरदस्त. ये तो बहुत अच्छी बात है. और जब हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं या आपकी वाली बात के कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करके उसको छोड़ना नहीं है, या सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते कि बस कर लिया हो गया, अब उसको हमने किस तरह आगे लेके चलना है और उसका फायदा हो. दैट्स अ ग्रेट अप्रोच. अच्छा रमीन, रिसेंटली आई हर्ड कि आपने यूथ पार्लियामेंट भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप उसका भी हमें बताएं. सो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे थे सिंध शैडो कैबिनेट के. सो आई गॉट टू नो कि अच्छा ये इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके चेयरमैन मिस्टर रिजवान जाफर साहब होते हैं, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें. और मैंने कहा ठीक है ओके, ऑफ कोर्स हम हमेशा हाजिर, जहाँ भी सर्व करने की नीड होती है, लाइक लेट्स डू इट. बट इलेक्शंस थे तो मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि यूथ पार्लियामेंट में किसी को जानती नहीं थी. पर अगेन ये कि लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स, तो आपको लेना ही पड़ता है. तो मैंने कहा चलिए ठीक है इलेक्शंस में खड़े होते हैं, लेते हैं. आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस में हमने बड़ी कैंपेनिंग, वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि लोग मुझे कहते थे आप थोड़ी पॉलिटिकल टाइप भी लगती हैं, तो आप थोड़ी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती है. आई वाज ऑलवेज लाइक आई एम नॉट अ पर्सन इनटू इलेक्शंस एंड स्टफ. पर वही होता है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि आप जब करते जाते हैं प्लान्स क्या है वो आपको नहीं पता. एग्जैक्टली. मतलब आप अपनी शायद लिमिट और बाउंड्रीज विद द टाइम एक्सटेंड और एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं कि ऐसे क्या निकालना है और क्या करना है. तो बस वो रहा. और फिर ये कि अब करंटली मैं बीइंग सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्व कर रही हूँ, तो इसके अंदर हमने जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए. और इसका जो स्पेशल तरीन पार्ट था वो ये था कि हमारे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, ये सुना जाता है कि लड़कियों के लिए,
पर देखा जाए तो फायजा आप बिल्कुल रिलेट करेंगी कि इस वक्त तो कोई भी सेफ नहीं है किसी भी हालात में चीजों में। तो जब मैंने वो ट्रेनिंग रखवाई तो वो इतनी इंक्लूसिव थी कि उसके अंदर बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी, और बड़े भी थे, और बड़ी आंटियां भी थी, और बड़े मर्द एजेड भी हमारे साथ मौजूद थे। तो हमने वो बिल्कुल ओपन रखा और खुद हैरान थे कि जब ऑडियंस आई, इट वाज सच एन मिक्स एंड डाइवर्स ऑडियंस कि वी वर सो ग्लैड टू सी। और इसके अंदर खुद मुहाफिज वालों को हमने बुलाया था, उन्होंने ट्रेनिंग दी, उनके पास फीमेल्स मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा ट्रायल्स कराए। और फिर जो लड़कियों ने आके उनको जब उनको प्रैक्टिस कराई, उन्होंने स्टेज पे आके जब वो किकिंग, बॉक्सिंग और किस तरीके से अपना हाथ छुड़वाना है, तो मेरे ख्याल से ये एक नीड है आजकल के दौर की जिसके ऊपर हमने काम किया। और अगेन जब हम मिथ और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो फिर यही वही वाली मिथ है कि मतलब सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आजकल के एक बच्चे को भी आना चाहिए जो आजकल के हालात हैं। तो अगेन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छे इनिशिएटिव जो है वो लेती रहेंगी और हमारी सोसाइटी के लिए ये बहुत पॉजिटिव होंगे। अच्छा रहीमीन, इतना सब कुछ कैसे सोच लेती हो? इसको सोचने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा एक्चुअली। तो आई गेस कि वही वाली बात है कि शायद आपका सर्कल, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप किन लोगों में उठ रहे हो, बैठ रहे हो। जब कहते हैं ना कि अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से कि यही मेरा एक मैसेज भी चला जाएगा सबको इसके थ्रू कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर सर्कल, be choosy and be wise about it। रीजन ये कि शायद 2016 से पहले जो मैं थी, बिल्कुल खामोश मिजाज, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, बस स्कूल से घर वाली इंसान, तो उसका रीजन ये था कि शायद वो चीज मुझ में आई नहीं थी या मुझे ऐसे लोग नहीं मिले थे। एंड लेटर ऑन जब आप प्रोडक्टिव चीजों में खुद को लगाते हैं तो फिर आपको एक से एक आइडियाज आ जाते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगी, इसके अंदर आपको भी क्रेडिट जाता है फायजा कि मैं आपसे भी मिली। तो बिल्कुल ये देखिए, ये वाली बात है कि व्हेन लाइक माइंडेड पीपल मीट सो मिरेकल हैपेंस, डिफरेंट आइडियाज कम थ्रू। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने साथ में जो है वो फिर आप देखें प्रेजेंट में हमने एक्टिविटी करवाई, कितनी अच्छी मेंटल हेल्थ पे। तो मतलब कभी कोई सोच सकता था कि आप जाके जो है वो, बल्कि प्रेजेंट नहीं कहना चाहिए, थैंक्स टू डॉक्टर फरहान ईसा और उनकी टीम कि उन लोगों ने इतना काम किया और उसको तो अब बाकायदा एक करेक्शनल फैसिलिटी में उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो वहाँ पे हमने जाके फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशन करवाया। उसके बाद जो हम लोग बीच क्लीनिंग्स और कितनी चीजों में हम साथ इन्वॉल्व रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने बोला कि सोच कहाँ से आती है, मेरे ख्याल से ये सोच विद द टाइम आती है, विद द पीपल, विद द सर्कल यू मूव ऑन, उसके साथ आती है। That's so true. अच्छा, इस पूरे जर्नी में जैसे जैसे वो होता है ना कि हम हर लम्हा ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब ये होता है कि जाहिर है कि जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं तो हमारी अपनी मेंटल हेल्थ भी उसमें बहुत जो है वो पार्ट प्ले करती है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं है, बट वी फील सैड फ्रॉम इनसाइड, और आप एक ही गो में सबको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आप आपके अंदर जज्बा दोबारा उठता है कि अब नाउ वी हैव टू वर्क फॉर देम। तो मुझे एक चीज़ इसमें आप बताओ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि मेंटोर होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जो मेंटोरशिप होती है या जो काउंसलिंग, जैसे हम लोगों के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो हमारे अपने लिए भी काउंसलिंग कितनी मैटर करती है, इस पे क्या बात करोगी? देखिए, मेंटोर्स का अगेन वही रीज़न है कि होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेंटोर की डेफिनेशन भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि अक्सर मेंटोर का मतलब वो है कि जिसको आप पसंद करते हैं, जबकि यूजुअली मेंटोर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। लोगों से पूछो, कहते हैं मेरे अब्बू मेंटोर हैं, ठीक है, हो सकते हैं फादर भी मेंटोर, बट द रीज़न इज कि अगर आपको शौक है कि दैट यू बिकम अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके फादर एक बैंकर है, सो वो चीज़ मैच ही नहीं करती ना, क्योंकि वो कैसे आप फाइनेंसेस और आप बिल्कुल मेडिकल। तो मेरे ख्याल से मेंटोर आपका इंतहाई ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ ये, क्योंकि आप वो हस्ती हैं जो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब देखिए, मेंटोर का बेसिक आसान अल्फाज में अगर कोई डेफिनेशन या रीजन है कि क्यों होना चाहिए, वो सिर्फ यही है कि वो जो स्ट्रगल करके 10 साल में वहां पहुंचा, आप 5 साल में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आप में भी 2 साल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप उनकी गलतियों से जल्दी सीख लें, आप वो चीजें नहीं दोहराएं जो उन्होंने की। तो ये वाला रीजन जो है वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और जहां तक अपनी मेंटल हेल्थ और इन चीजों की बात है, इसके अंदर देखें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये कि जब आप लग जाते हो खिदमत खल्क में, तो एक तो अल्लाह आपको खुद से एक सुकून देता है। वो कहता है कि आप दूसरे के लिए अच्छा करोगे तो आपकी जिंदगी में खुद अच्छा होगा, और ऐसा होता है बिल्कुल। सो यू हैव टू कीप फेथ, बिल्कुल। और उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि जब आप इतना ज्यादा बिजी हो
जाते हैं पॉजिटिव चीजों में तो आप भूल जाते हैं, आप इतना थक चुके होते हैं कि जब आप रात को लेटते हैं ना आपके पास फजूल सोचों का, ये चीजों को इम्पोर्टेंस देने का टाइम भी नहीं होता। कि हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। Exactly. और समटाइम्स तो रमीन ऐसा भी होता है कि एक इवेंट खत्म किया, ऑन द स्पॉट हमारे जहन में एक दूसरा इवेंट आ चुका होता है और वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छाई है एक सोशल वर्क में काम करने की कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप स्ट्रेस्ड हो या वो वाली मेंटल हेल्थ। हाँ, स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ ये कि हर चीज अच्छे से हो जाए वो एक डिफरेंट होता है, वो एक पॉजिटिव भी है। हाँ, बिल्कुल, वो आपको ग्रोथ सिखाता है कि आपने क्योंकि कैसे पॉजिटिव प्रेशर भी बहुत जरूरी है। Exactly. क्योंकि उसके बगैर भी आप काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि दो थ्योरी है यहाँ पे, एक तो है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और एक सोचो कि बॉक्स ही नहीं है। तो आई थिंक कि जो हम सोशल वर्कर्स हैं हमारे लिए कोई बॉक्स नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब आप देखें कि हर प्रोफेशन में टाइम होता है, 9 से 5 है, नहीं तो इतने से इतने टाइम है। लेकिन ये कि डॉक्टर्स वगैरह का प्रोफेशन भी है, उसके अंदर तो कहते हैं कि 24/7 है सब चीजें। लेकिन सोशल वर्क का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि मेरे ख्याल से करना नहीं चाहते, इसको ऐसा प्रोफेशन मानते ही नहीं। चलिए प्रोफेशन ना भी हो, मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो काम होता है ना, मतलब प्रोफेशन बोलेंगे भी नहीं बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, दिस इज समथिंग दैट वी आर जस्ट सर्विंग फ्रॉम आवर ओन, कि भाई हमने सीखा और हम देना चाहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया में तो एक लिमिटेड टाइम तक है ना, फिर आखिरत भी तो है हमारे लिए, उसके लिए भी तो हमें करना है। ये वो पार्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे एक सवाल जो मिलता है, क्योंकि हर किसी का एक ही मॉम है, आप किसी को बोलो इस इवेंट में आइएगा या ये प्रोजेक्ट है आप इसको ज्वाइन करें या ये कोर्स करें, एक ही सवाल होता है, हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा। तो मैं वही कहती हूँ कि जब आप हर जिंदगी कोने में फायदा ढूंढेंगे ना तो आप खसारे में रहेंगे। आप छोड़ दें, आप कभी दूसरे का फायदा तो करके देखें। आप दूसरे का फायदा करेंगे, आपको कैसे फायदा होगा वो अल्लाह कैसे राय बनाएगा, एंड यू विल बी अमेज्ड। तो ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक चीज होती है जो अक्सर मुझे भी सुनने मिलती है ना, कभी किसी से बात हो तो कि इतना काम कर रही हो और मुझे होता है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई मीन बिल्कुल सेम थिंग हैपेंड विद यू एज वेल। मतलब एक होता है ना कि अगर हम काउंट करने लग जाएं, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, तो वो मकसद फौत हो जाता है। और ये जो एक इनर सेटिस्फेक्शन है ना, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, तो वो मुझे लगता है कि वो रहनी चाहिए, उसके अंदर वो प्यास रहनी चाहिए। तो यस, खैर कहा जाता है कि जहाँ दो खवातीन बैठ जाएं वहाँ पे बातें खत्म नहीं होती। और वैसे भी आपसे बहुत कम अरसे में माशाल्लाह एक बहुत अच्छा और एक हेल्दी रिलेशन जो है वो बिल्ड हो गया। फिर वही कि एक सा जहन होता है, एक सी सोच होती है, तो वहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ चलती हैं। अच्छा रहमीन, ये तो हमने सारी वो बात कर ली कि मेरे ख्याल से वो टॉपिक है जिसपे हम घंटों बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रहमीन की पसंद और नापसंद की। जैसे बीच में एक मैंने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। मैंने कहा पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लें। रहमीन को अगर मैं कहूँ कि 3 लफ्जों में मेरी ऑडियंस को बताओ कि हु इज रहमीन, तो क्या होंगे वो 3 लफ्ज? ओहो, ये तो आपने बड़ा फंसा दिया मुझे फायदा। लोग कहेंगे कि पॉडकास्ट आपके मुंह में मिट्टू बन रही थी। बट होता है ना कि आपको खुद पता होता है, जितना आप अपने बारे में जानते हो दूसरा नहीं जानता, इसलिए आई गेस अगर मैं कहना चाहूँ तो एक मुझे फील होता है अपने अंदर कि मैं एक बहुत ही, रहमीन को अगर डिस्क्राइब करना होता है कि एम्पावर्ड इंसान, इन टर्म्स ऑफ ये कि बहुत सारी चीज़ें जो बीच रास्ते में आई लेकिन उनसे छोड़कर हम आगे बढ़े। और अगर सेकेंडली मैं ये कहूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को वो नहीं कह रही, लेकिन हमदर्द कहीं ना कहीं ये एक चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। शायद नाम का असर है, नाम का मीनिंग भी यही है, मर्सीफुल। सो मे बी, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि बिल्कुल शायद यही चीज है जो खुदावंद आलम ने बहुत अच्छी अता की मुझे, कि एक सेंस होना, दूसरे के लिए ख्याल करना चीजों में और ये बढ़ के हिस्सा लेना। और मेरे ख्याल से वो चीज आपके अंदर भी बेहद पाई जाती है। तो ये चीज है। और अगर मैं लास्ट में ये बोलूँ तो एक चीज जो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आई कीप माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी सेपरेट। तो लोगों को इस चीज पे बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई कैसे, जैसे खानदान में कोई मुझे देखे तो दे आर लाइक अरे ये तो बच्ची है, ये छोटी है, बट व्हेन इट कम्स टू हेयर, और अगर मुझे कभी देख लें सो दे वुड बी अमेज्ड कि ये क्या है। ये फ्रेंड्स का भी सेम है कि अगर फ्रेंड्स इफ दे आर इन द प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस और इन द इवेंट एंड आई एम लाइक प्लीज शुश, लाइक थोड़ा सीरियस हो जाओ, बिकॉज ये चीज है। और लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत सख्त हो, तुम जो है ना वो मजाक नहीं ले सकती या ये वो नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि ये वो नहीं है। यू हैव टू
कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो मैं अपने बारे में और बोलना चाहूंगी कि लोगों को बहुत जुस्तजू होती है जानने की। मतलब अगर किसी को रामीन दिखे और वो नॉन सीरियस हो या बहुत सीरियस हो, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि रामीन को गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसी बात है, बिकॉज वो उसकी जरूरत होती है। अब जैसे पुआन का हमारा टेन्योर चल रहा था, तो उसके अंदर जाहिर है कि बिल्कुल डॉक्टर फरहान के साथ हम लोग वी वर मेकिंग श्योर कि सब चीजें अच्छे से हो जाए। तो मेरी मुलाकात पुआन के सर्कल की ज्यादातर इवेंट्स टू इवेंट्स होती थी और काम के हवाले से। तो अभी जब हमारे जैसे टेन्योर हमने कंप्लीट किया, तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से, दे वर लाइक तुम हंसती भी हो, तुम बात भी करती हो, तुम्हें जोक्स करने आते हैं। एंड आई एम लाइक, हमने तुम्हें हमेशा ऐसे देखा है, जी सर, यस सर, नोटेड बॉस, हो जाएगा। मैंने भी जो ये वाली तुम्हारे अंदर क्वालिटी डिस्कवर की थी ना CSR अवार्ड्स में, बहुत मजे का इवेंट था वो। इवेंट के बाद हम लोगों ने बहुत किया था यहाँ पे। मेरे ख्याल से कि दिस इज द मोमेंट कि जब हम डॉक्टर फरहान आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें ब्रिज अप करने में, एक साथ मिलाने में आपका सर बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब वाकई उनके साथ जो पहला इवेंट था जो हमारा पॉडकास्ट के बाद हुआ था, वो मस्जिद ईसा में जो इफ्तार और बच्चों की थी, वो भी यू डिड वेरी नाइसली माशाल्लाह। तो चीजें अच्छी होती जाती हैं और फिर बंदा सोचता है हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में भी मैंने एज अ मैनेजर सर्व किया और तकरीबन ईसा लैब के साथ भी मेरा सफर 3 साल तक रहा। और ये कि फिर फॉर्चुनेटली डॉक्टर फरहान ईसा प्रेसिडेंट भी बने पॉन के, और मैं एज एन एक्सचेंज एम्बेसडर। तो वाकईतन मैं अगर कहना चाहूंगी कि मेरी फैमिली के बाद और जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहा वो डॉक्टर फरहान का रहा कि ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ही वाज ऑलवेज लाइक करना है। प्रेशर बहुत था बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग अ बॉस, प्रेशर रहता था माइंड में, लेकिन ये कि वो शायद हमारी ही बेहतरी और भलाई के लिए करते थे कि ही वाज ऑलवेज लाइक तुम में पोटेंशियल है, यू कैन डू इट। एंड डेफिनेटली वो चीज अब दिखती है कि उन्होंने जो किया, तो मैं भी बिल्कुल बहुत उनकी उन चीजों को सराहती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इस जर्नी में उनका वाकईतन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्योंकि मतलब डॉक्टर साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि वो किसी भी चीज को डिस्करेज करते ही नहीं। ऐसे Do it. मतलब वो कहते हैं now it's your baby, do it. True. और हमारे यहाँ बैठने की एक वजह भी शायद वही है। बिल्कुल वही है, 100%। आपसे मुलाकात उन्हीं की वजह से हुई थी। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान, आपकी वजह से हम इतने अच्छे लोगों से मिले, मज़ेदार और काम बहुत अच्छे हो रहे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए नाम पे, जो कि मैं शुरू से मिस्टेक करती आई हूँ। कभी रहमीन कहती हूँ, कभी रहमीन कहती हूँ, और वो एक्चुअली क्या ये सिर्फ मेरा ही है या आपके साथ रहता है? नहीं, मैंने बचपन से अपने नाम इतना बिगड़ता हुआ सुना है कि कोई भी से मिलता जुलता नाम होता है, आई एम लाइक या दिस इज मी, आई नो दिस इज मी, मेरी बात हो रही है, आई एम ओके विद इट। सो आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द एक्चुअल एंड रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम? एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज रहमीन उरूज ज़ैदी, सो इट्स रहमीन। तो मैंने अपना नाम जो है वो राहीमीन भी सुना, रहमीन भी सुना और रहमान भी सुना, मतलब किस किस चीजों से मुझे गुजरना पड़ा है नाम को लेकर। बट ये कि एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात होती है कि आप you learn how to deal with it। हाँ, बिल्कुल। तो बस अभी हुआ कि अब पहले शुरू में बुरा लगता था, अब I'm like ठीक है मेरी बात हो रही है, I get it। क्योंकि कुछ नाम बड़े यूनिक होते हैं कि जब उनको बोलो तो थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो शी इज रहमीन नाजरीन, और नाजरीन एंड रहमीन ओके, बोथ द कनेक्शन आर गुड, थैंक यू। फाइन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि रहमीन को खाने पीने में क्या पसंद है? आर यू फूडी? A lot, really? a lot। फिर हमें लगता क्यों नहीं है कि यू आर फूडी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद ये भी एक अच्छी बात है कि खाते बहुत लगता नहीं है। Oh, that's great. Maybe blessing है। बिल्कुल। तो ये कि खाने में वैसे मेरी प्रेफरेंस हर चीज में चिकन ज्यादा होती है। अगर कहीं भी चिकन हो तो मैं खा लूंगी, आई लव इट। किसी भी चीज में हो, आई एम नॉट बीफ एंड मटन बिल्कुल भी नहीं, बीफ चलो फिर तो कभी वाला। और मुझे बल्कि चिकन से भी ज्यादा होता है कि अगर वेजिटेबल्स हो, इस तरह की चीज हो, मतलब हैंडी कुछ हो ना बंदा। अच्छा, थोड़ा सा कि वेजिटेबल्स आई डू टेक, पर ये कि मेरी प्रेफरेंस जैसे चिकन होती है या फिर उसमें देसी भी खा लेती हूँ, और ये कि इटालियंस हो, चाइनीज हो, आई एम अप फॉर एनीथिंग एज फार एज इट्स अ फूड। I would love it. I would go for it. अच्छा, एक और है कि लोग कहते हैं कि जो गुड फूड है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, तो इसे कितना रिलेट करती हो? मैं इतना ज्यादा रिलेट करती हूँ
कि जब मैं खाना खाती हूँ ना, अगर मुझे पता है ना, I instantly get in something like this. That's a vibe कि जो आप खा रहे हो ना, आप enjoy कर रहे हो. और ये तो है कि आप जब खाना खाओ सोच के खाओ क्या खा रहे हो और उसको enjoy करो, सिर्फ पेट नहीं भरना. तो मैं कहती हूँ कि आपको जो खाना खाने का मिनी डांस आता है ना, like this, and you feel like, oh my god, this food is so good. तो मेरे ख्याल से वो चीज source of happiness वाकईतन बन जाती है. क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा जगह ही नहीं है घूमने फिरने की. लोगों के लिए सोर्स ऑफ घूमना फिरना इस बाहर जाके खाना खा. मॉल्स में चले गए, फूड कोर्ट है या कहीं पे, बस खाने पे खत्म हो जाता है. पर मैं कहती हूँ फिर खाना भी ऐसा होना कि जिसमें आपको you enjoy, you actually enjoy. तो yes, खाने में I do enjoy. अच्छा, सिर्फ फूडी हो या अच्छी कुक भी हो? नाजरीन, ये बहुत खतरनाक सवाल है. देखिए, कुक के हवाले से मैं ये बोलूंगी कि आई डोंट कुक मच, पर ये कि जब भी मैंने बनाया है तो मैंने अच्छा बनाया है. सच है कि मैंने देसी खाने भी बहुत ट्राई किए. वैसे तो आई मेक वेरी गुड चिकन बर्गर्स हो या पास्तास हो या इसके अलावा बिरयानी है, कढ़ाई है. मैं भिंडी बहुत अच्छी बनाती हूँ. आई लव भिंडी. मेरी अम्मी को भिंडी बहुत पसंद है. यानी कि जब से मैंने बनानी शुरू की, सो माय मदर इज लाइक कि अब भिंडी बनेगी तो रहमीन ही बनाएगी क्योंकि सबको उसके हाथ की पसंद है. सो वेजिटेबल्स वगैरह बना लेती हूँ. एंड यस, बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन ये कि यस, जब बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ. मतलब आना चाहिए ना. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि जो लेडीज बाहर काम कर रही है या इतना काम कर रही है, मतलब लिटरली मुझे मेरे बारे में ये सुनने मिलता है कि तुम घर में किस वक्त होती हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग, तो जो मेरे 2 दिन के ऑफ होते हैं तो सारी चीजें हम उसी में कर रहे होते हैं, तो लोग समझते हैं हमें घर का कुछ काम नहीं आता. एग्जैक्टली. अब अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ ना, तो मेरा भी सेम यानी सिचुएशन है कि लोग तो यही करते हैं, या खानदान वाली कोई भी, ये तो दिखती नहीं है, रहमीन तो घर पे ही नहीं होगी, है ना, रातों को आती है, लेट हो जाती होगी, तो भाई घर के क्या देखते होगे. ना ऑल्सो ये कि सून आई एम गेटिंग मैरिड एज वेल, तो ये चीज का प्रेशर इतना ज्यादा यानी डेवलप हो गया था कहीं ना कहीं कि भाई घरदारी इज इम्पोर्टेंट, विच इज आई ट्रूली एक्सेप्ट इट, कि आप बाहर का जितना भी जानते हो आपको घर का आना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे आपको करना होता है. कोविड में देखो क्या था, मतलब जो लोगों को नहीं आता था वो लोग भी बहुत अच्छे कुक बन गए, उनको आ गया. और मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है आप एंजॉय करो बाहर का भी, लेकिन बनाना भी आना चाहिए, भूखे ना रहे. ऐसा ही है. तो नहीं, मतलब काफी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रही. और आपने जो उसकी बात की ना कि जब सुनने को मिलता होगा तो क्या होता होगा, तो नहीं, इम्पोर्टेंट है. मेरा यहाँ पे गर्ल्स को एक मैसेज ये भी होगा कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर इज ऑल्सो वे टू इम्पोर्टेंट और आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए. कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर हो जाता है आपका घर, लेकिन फिर यही मेरी कोशिश होती है, अपनी बात करूँ कि पूरे दिन में अगर मैं बाहर हूँ तो रात का खाना कम से कम टेबल पे घर वालों के साथ खाऊं. सो ये उसूल जो है ना थोड़ा हेल्प कर देता है कि सबको पूरे दिन की लाइनअप हो जाता है. ये वाला उसूल थोड़ा और ज्यादा वो एक इमोशनली उस पे आ गया होगा, क्योंकि एक होता है ना शादी के दिन करीब आ रहे हैं तो बस पूरा टाइम घर वालों के साथ गुजारना है. बिल्कुल, ये तो है. घर वाले बेचारे बड़ा मिस करते हैं अभी भी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हैपनिंग हो ही रही हैं. लेकिन ये सी के इमोशनल स्टेज होता है. पर मेरे ख्याल से कि अगर आपकी सपोर्टिव फैमिली के साथ साथ अगर आपको सपोर्टिव पार्टनर और सपोर्टिव इन-लॉज मिले, this is more than a blessing, I guess. Yes, और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप लाइफ में अपने करियर और सब चीजें चूज करते हैं, so I must say कि choose your partner wisely as well. True, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो रहमीन, इसी बात पे इसी बात पे जो है वो बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए कि माशाल्लाह आप अपनी लाइफ का जो नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अल्लाह आपको उसमें बहुत सारी खुशियां दे और आप इसी तरह से जो कम्युनिटी को सर्व कर रही हो वो सर्व भी करती रहो. और आई बिलीव कि हम आपको देखते रहेंगे, मतलब उसके साथ जो है वो एक इन टच हम रहेंगे. अच्छा, अब आज का जो पॉडकास्ट है वो खत्म करने का दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि ज़ाहिर इतनी सारी बातें होती हैं और जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो चीज़ आप फेस कर चुके हो, जो चीज़ आप देख चुके हो, तो शायद कोई सुन रहा हो वो इस चीज़ को फेस कर रहा हो तो एक मोटिवेशन मिलती है. तो लास्ट में रहमीन, नाज़रीन के लिए कुछ ऐसा मैसेज कि जो आपको लगता है कि ज़रूरी है. देखिए, लास्ट में एक मैसेज अगर मैं कहूँ तो लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क्स. तो आपने रिस्क लेना है. ट्रू. उर्दू वाला, इंग्लिश वाला? देखिए, ये आप इंग्लिश ले उर्दू है, समझदार के लिए इशारा काफी है. और दूसरा, अगर स्पेसिफिकली मैं खवातीन के हवाले से बात करूँ तो हमारे यहाँ जो ये होता है ना, प्लीज डोंट वेट फॉर योर प्रिंस चार्मिंग.
क्योंकि हमारे यहाँ जो सिचुएशन होती है कि भाई वो आएगा हमें ले जाएगा हमें हर आसाइश मिलेगी, नो, बिल्ड अप योर ओन एम्पायर। आपने खुद को खुद खड़ा करना है, इतना काबिल बने। इस वक्त इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर वो लेडीज जो बाहर नहीं जा सकती या कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब तो इतना डिजिटल एरा है कि आप घर के डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उसके तहत सीख सकते हैं। बहुत सारे coursera.com का जिक्र करना चाहूंगी जो फ्री कोर्सेज ऑफर करता है, तो आप वहां से फ्री कोर्सेज कर सकते हैं बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा, ये जो, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, coursera.com की जो आप बात बता रहे हो, तो इसमें मतलब खवातीन के लिए स्पेशली है या नहीं, ओवरऑल इसके अंदर आपको मतलब आईटी से लेकर जर्नलिज्म तक की हर किस्म के कोर्सेज मिलेंगे इसके अंदर। और सर्टिफिकेट्स भी होंगे? सर्टिफिकेट्स में ये आ जाती है कि अगर आपको सर्टिफिकेट निकलवाना है तो दे में आस्क यू फॉर अ चार्ज फॉर इट, लेकिन ये कि उसको सीखने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। स्किल्स तो आपके डेवलप हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने ऐसे ही लर्न किया था। मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ऑनलाइन जर्नलिज्म के ऊपर मैंने कोर्स किया था, coursera से, लेकिन ये कि आई डिडंट ऑप्टेड फॉर द सर्टिफिकेट बट आई लर्नड अ लॉट। तो ये कि हर चीज सर्टिफिकेट नहीं है पर हर चीज है भी। नाउ यू हैव टू सी कि आप किस एज में खड़े हो और उस वक्त आपकी क्या नीड है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और अगर मैं कर सकती हूँ तो भाई सब कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू इट। और लास्ट थिंग फॉर द जर्नल पब्लिक इज के मैं चाहती हूँ कि एक सपोर्टिव सोसाइटी हमारे यहाँ क्रिएट हो। डू सपोर्ट ईच अदर। अगर आप किसी के लिए इन टर्म्स ऑफ पैसे से मदद नहीं कर सकते, कम से कम अपने अल्फाजों से मदद कर दें। सपोर्ट ईच अदर। नहीं होता, बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, सपोर्ट ईच अदर। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो खुद ब खुद आप और आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी, फ्रॉम एवरीवेयर सब कुछ ग्रो हो जाएगा, और एक जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी वो आपको कामयाब करेगी। बस अगर आप कहें तो मैं एक शेर सुना सकती हूँ। प्लीज ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मैं बस यही कहती हूँ कि जब निकल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, जब निकल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, सहरा कहीं तो कहीं पे समंदर भी आएंगे। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये आपने पूरी जो है वो समराइज कर दिया अपने इस बात को, जो कि बहुत खूबसूरत शेर के साथ, बहुत अच्छी मैसेज के साथ। अब हम आप लोगों से चाहेंगे इजाजत। आई एम श्योर कि आप लोगों को रहमीन उरूज जैदी का ये जो भी स्ट्रगल थी, जो भी स्टोरी थी, ये बहुत अच्छी लगी होगी, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन रहेगी। तो रहमीन, हम आपको दोबारा फिर इन्वाइट करेंगे जरूर, मतलब कुछ अरसे बाद, ताकि हम और भी आपकी इंसाइटफुल थॉट्स को जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।